हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से गुड नाइट भी अगर आप रात को देख रहे हैं तो। एंड आपको मैं बताते हुए बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूं, बहुत खुश हो रहा हूं कि अब तक हम लोग हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 8th की, उसके शुरू के 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एंड आज इस वीडियो के थ्रू हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा चैप्टर है, काफी अच्छे मार्क्स देके जाता है हमें और काफी इंटरेस्टिंग सा भी है क्योंकि हमें इसमें काफी कुछ फन एक्टिविटीज करनी पड़ती है और मैथ्स को देखने का हमारा थोड़ा नजरिया चेंज होता है। वो नंबर्स, एंगल्स, उन सब से हटके हम कुछ रियल लाइफ से संबंधित देखते हैं और काफी मजा आता है इसको करने में। एंड इसका लास्ट पोर्शन है प्रोबेबिलिटी, वो तो और ही अच्छा है। वो तो काफी ज्यादा रियल लाइफ बेस्ड कॉन्सेप्ट है और काफी आगे तक काम आता है। अभी जो डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है वो स्टार्ट क्लास 8 से होता है, बट ये क्लास 9, 10, 11, 12 तक काफी काम आता है। तो कृपया यहाँ क्लास 8 में खास फोकस करें कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, चीजों को अच्छे से सॉल्व करें ताकि आपका बेस मजबूत हो और आप अच्छे से आगे पढ़ाई कर पाए, ऐसी मेरी आशा है। चलिए समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे। पहले हम पेन पेपर चेक कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सीधा एक्सरसाइज से नहीं, पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके अच्छे से समझ के उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कुछ रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन है हमारी हेडिंग, जो मतलब जानकारी की तरफ देखना, इंफॉर्मेशन की तरफ देखना। उदाहरण के तौर पे हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे एग्जांपल्स अक्सर देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। आप 10 टेस्ट मैचेस, क्रिकेट में टेस्ट मैचेस के बारे में आपको पता होगा, तो 10 टेस्ट मैचेस मतलब 20 इनिंग्स होनी चाहिए। तो 20 इनिंग्स में हर एक इनिंग्स में उसने कितना स्कोर किया है वो पता लगाना एक तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना हुआ कि भैया हमारे फेवरेट बैट्समैन ने पिछले 10 टेस्ट मैचेस में कितने रन मारे हैं, हर एक इनिंग में, टोटल नहीं, हर एक इनिंग में कितना रन मारे। वो हमारे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर हमें वो इंफॉर्मेशन पता चले। ऐसे ही अगर कोई बॉलर है तो वो विकेट कितने निकाल रहा है पिछले 10 मैचेस में, ये हो गई आपके काम की बात। मतलब कितना स्कोर आ रहा है आपका पिछले टेस्ट में, पिछले यूनिट टेस्ट में, या फिर पूरी क्लास के बच्चों का यूनिट टेस्ट में कितना स्कोर है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। अब मान लीजिए आपके 15-20 दोस्त हैं, तो उसमें से हर एक ने कितनी किताबें पढ़ी हैं पिछले कुछ समय में, उनकी जानकारी निकालना। अब जब आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि 1 या 2 नंबर्स नहीं है, ठीक है। 20 इनिंग्स है मतलब 20 अलग अलग स्कोर्स, ठीक है। 10 मैचेस में विकेट मतलब 10 अलग अलग नंबर्स, ठीक है। आपके क्लास के बच्चों के स्कोर मतलब अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के अलग अलग स्कोर, ये इंफॉर्मेशन है। परंतु किंतु इसे याद रख पाना किसी भी व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होगा। इनफैक्ट इसे याद करना या फिर इसे कहीं पे लिख के रखना भी काफी मुश्किल होगा। आपको एक बड़ा पीस ऑफ पेपर चाहिए जहां पे आप अच्छे सब कुछ लिख पाएंगे, रोल नंबर और मार्क्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस चीज को जब आप थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से किसी को बताते हैं कि आप अपनी क्लास के विद्यार्थियों के मार्क्स बता रहे हैं, परंतु आपके बताने का तरीका एक सिंपल कागज पे लिखे हुए नंबर्स, रोल नंबर और उनके मार्क्स की जगह पे किसी और तरीके से, सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है ताकि सामने वाले को जानकारी अच्छे से मिले, उसको आप कहते हैं डेटा हैंडलिंग, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। मतलब डेटा को, मतलब जानकारी को, इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, अच्छे सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट करना, ये पूरा हम सीखते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा का मतलब होता है ये ऐसी जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। तो सर अगर हम किसी से, हम अपने मार्क्स बोलते हैं किसी एक टेस्ट में, तो क्या वो जानकारी है? जी हाँ, वो भी जानकारी है, परंतु किंतु उसको आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, वो आपको याद रहेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा आपके पिछले क्लास में, मतलब क्लास 7th में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, एक ही नंबर है, आप याद कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि 7th क्लास में हर एक यूनिट टेस्ट में, हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो क्या आपको वो याद रहेगा? नहीं सर, थोड़ा मुश्किल है उनको याद कर पाना, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं जहां पे हम सीखते हैं कि कैसे डेटा को हैंडल किया जाए। अब डेटा हैंडल करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, और हम इस डेटा को रिप्रेजेंट, हैंडल करना बेसिकली होता है रिप्रेजेंट करना,
ठीक है। तो मतलब कल को अगर आप आपके क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, और यूनिट टेस्ट में आपके सपोज आपके मैथ्स के यूनिट टेस्ट में आपको मार्क्स पता चले हर एक बच्चे के, ठीक है, अब आपसे प्रिंसिपल महोदय या प्रिंसिपल महोदया जो भी हैं, महिला या पुरुष, उन्होंने कहा आपसे कि जाइए और अपनी क्लास का एक रिपोर्ट लेके आइए कि कितने बच्चों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो आप जाकर प्रिंसिपल महोदय या महोदया को पूरी लिस्ट तो नहीं दे सकते कि देखिए ये 40 बच्चे हैं, इसमें हर एक बच्चे के इतने इतने मार्क्स हैं। तो वो थोड़े से नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये कैसी जानकारी, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो उस डेटा को आप कैसे प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे, कैसे उसे हैंडल करेंगे, वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब तरीकों में सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है ये, जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, जिसमें आप पिक्चर का, पिक्टो में से अगर आप वर्ड ब्रेक करेंगे तो पिक वर्ड आएगा। और पिक वर्ड के बारे में मुझे आपसे बेटर परिभाषा कौन बता सकता है? जो आजकल के बच्चे हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पिक का मतलब क्या होता है, इमेज। तो जब आप किसी चित्र का इस्तेमाल करके जानकारी मुहैया कराते हैं तो वो कहलाता है पिक्टोग्राफ। उदाहरण के तौर पे यहां पे जैसे आपको बताया जा रहा है कि किस महीने में कितनी गाड़ियां बनी। अब यूं तो व्यक्ति लिखने को ऐसे बोल सकता है कि भाई साहब अगस्त में 300 गाड़ियां बनी, परंतु किंतु इस तरीके से आप ज्यादा सुंदर तरीके से, ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से चीजों को ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो जो देखने वाला व्यक्ति होगा उसका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो इसलिए वो खुश होकर आपको शाबाशी देगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए एक कार का मतलब कितनी है, 100 कारें। तो मतलब अगर अगस्त में 3 कारें तो कितने, 300। सितंबर में 4 कारें मतलब कितना, 400। और जुलाई में कितने कारें, तो भाई 2 पूरी कार, 1 आधी कार, तो मतलब 250, 250, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे जो आपने पिछला जो अपने डेटा आया था आपके पास कि किस महीने में कितना गाड़ियां बनी हैं, उनके बारे में आपने जानकारी बताई, लेकिन एक अच्छे तरीके से। आपने सिर्फ ऐसे लिख के नहीं दे दिया कि जुलाई में है 250, अगस्त में है 300 और सितंबर में है 400। ऐसे आप लिख के दे सकते थे, परंतु किंतु इस तरीके से बनाना उस चीज को ज्यादा सुंदर बनाता है और ज्यादा आसानी से व्यक्ति देख सकता है। चलिए, तो यहां पे मैं अगर स्क्रीन को क्लियर करूं तो और नीचे के सवाल 2 देख लूं, तो इनको देखने के बाद किसी व्यक्ति के मन में कुछ सवाल भी आ सकते हैं। उदाहरण के पहला सवाल, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो व्यक्ति क्या करेगा, जुलाई में गिनेगा 1 2 आदि, तो मतलब 250 कार्स हुई जुलाई में प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। तो यहां देखिए इस सवाल के लिए आपको कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा कार किसमें है, सितंबर में, तो आपका जवाब क्या होगा, सितंबर। तो यहां पे क्या हुआ, इस तरह गाड़ी के तरह आप बना पाए आपके सवाल के जवाब को, तो दूसरे प्रश्न का जवाब आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए बता दिया आपने। और ये तो 3 महीने की बात है, ऐसे अगर पूरे साल का हो या 5-6 सालों का हो तो आप आसानी से इन कारों को देख के बता सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति बोर भी नहीं होगा। उसको खाली नंबर्स देखने पड़ रहे हैं, वो कार्स देख के थोड़ा सा खुश भी हो जाएगा कि अरे वाह कार की कंपनी है, तो इन्होंने कार का एडवर्टाइजमेंट किया है। चलिए, तो यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, और ये हो गया एक तरीका। अगला तरीका जो आपको सीखना होता है वो होता है ये, इसका नाम है बार ग्राफ, ठीक है। अब इसका नाम बार ग्राफ क्यों पड़ा, तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं बार, ठीक है। और इनके थ्रू जब आप डेटा बनाते हैं तो आप कहते हैं इन्हें बार ग्राफ, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अब जैसे यहां पे जो डेटा है वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, मतलब किसी स्कूल के 8वीं कक्षा में हर साल कितने बच्चे होते हैं उनकी संख्या यहां पे बताई जा रही है। अब यहां पे आपने पिक्टोग्राफ नहीं यूज किया क्योंकि आप यहां पे बच्चे तो बना नहीं सकते, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स बनाएंगे थोड़ा गंदा लगेगा, और ये चीज हो सकता है उतनी अट्रैक्टिव ना लगे जब आप ऐसे किसी मनुष्य को ऐसे सीधे खड़ा कर देंगे, तो एक मनुष्य के ऊपर दूसरा मनुष्य आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, तो वो थोड़ा गंदा दिखेगा। इसीलिए हम जरूरत के हिसाब से अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स को यूज करते हैं। कभी हम पिक्टोग्राफ यूज करते हैं, कभी हम बार ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब ये क्या बता रहा है कि हर साल कितने बच्चे स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं रादर। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दें, कोई आपसे पूछ ले कि 2005 और 2006 में कितने बच्चे आए थे, तो आपने इस तरह देखा तो 250 बच्चे। अब कोई आपसे पूछ ले किस साल में 300 या उससे ज्यादा बच्चे आए हैं, तो आप क्या करोगे, आसानी से आप ऐसे देखोगे 300 या उससे ज्यादा बच्चे इन दोनों सालों में आए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं कि 2003 और 4 के बीच में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे। ठीक है, उसके बाद अगले साल ऐसे करते करते आप एक टेबल बना के दे सकते हैं। परंतु किंतु जब आप ऐसे ग्राफ बना के देंगे तो सामने वाला इंसान ये भी देख पाएगा कि स्कूल हर साल तरक्की कर रहा है, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा देख के बता पाना केवल इस तरह से जब आप बनाते हैं कोई ग्राफ तभी पॉसिबल है। अदरवाइज तो यहां पे व्यक्ति को सिर्फ नंबर्स दिखेंगे तो वो नंबर्स को इस्तेमाल करके सोचेगा इतना कि ये स्कूल आगे बढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। परंतु यहां पे आप ग्राफ को देख के साफ साफ बता सकते हैं कि ग्राफ के जो स्कूल है जहां पे ये 8th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे नई ऊंचाइयों को छू रहा है ये स्कूल। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो ये हो गया बार ग्राफ। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा जानकारी मांग ली जाए। उदाहरण के तौर पे आपके स्कूल में इंस्पेक्शन है, ठीक है, और आपसे मांग लिया जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को अलग अलग कर दीजिए कि कितने बच्चे लड़के हैं, कितने बच्चे लड़कियां हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स बॉयज हैं, कितने स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए आपकी क्लास है 8th A, ठीक है, तो बॉयज भी इसी के हैं और गर्ल्स भी इसी के हैं। तो अब क्या बनाते हो, फिर आप, ये होता है बार ग्राफ और इसका भाई होता है जिसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एक मिनट, अगर मैं आपको एग्जांपल दे पाऊं तो कुछ इस तरीके से। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने डबल बार बनाए, ठीक है, एक ही चीज से संबंधित, किससे, मैथ से संबंधित आपने डबल ग्राफ बना दिए। ठीक है, यदि आप एक ही चीज से संबंधित एक ही ग्राफ बनाते हैं तो वो होता है सिंपल बार ग्राफ। पर यदि आप एक ही चीज से संबंधित दो दो ग्राफ बना देते हैं आजू बाजू में, वो कहलाते हैं डबल बार ग्राफ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दो चीजें आ रही है, ये हो रहा है 2005-6 के लिए और ये हो रहा है 6-7 के लिए। तो दो अलग अलग ईयर्स के लिए आपने दो अलग अलग इमारतें बनाई, इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। पिछले वाले में जो हमने बनाया था उसमें 2003-4 के लिए एक ही ग्राफ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल बार ग्राफ, एक चीज को दिखाने वाला एक ग्राफ, और इस वाले में एक चीज को दिखाने वाले दो ग्राफ, इसलिए इसका नाम डबल, उसका नाम सिंगल। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है व्यक्ति, तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि साइंस के सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस आया है, अर्थात 2005 और 2006 जो 2 साल हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस आया है। तो अब क्या करोगे, सर निकालेंगे कि भैया ये है 50 और मान लीजिए ये है 45, तो 50 इसके 45 इसके माइनस कर देंगे तो 5 का डिफरेंस आया, मतलब स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए या 5 मार्क्स ज्यादा लिए हैं। तो ये बहुत खुशी की खबर है। परंतु वहीं फिर इंग्लिश में देख लो तो मार्क्स गिर जाए हैं, हिंदी में कांस्टेंट हैं, मैथ्स में अच्छे खासे बढ़ गए हैं और साइंस में भी अच्छे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में 2 वर्षों के भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो हिंदी है भाई। 2 वर्षों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जितना पिछले साल था उतना ही इस साल भी है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना है उसके पहले एक सवाल है, ये आपके टेक्स्ट बुक में होता है, थिंक डिस्कस एंड राइट। तो हमने इसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया है। इफ वी चेंज एनी ऑफ द बार्स ऑफ अ बार ग्राफ, वोंट इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। क्या बोल रहा है, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स, ठीक है, ऑफ अ बार ग्राफ, वोंट इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। मतलब अगर आप उसमें पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो गलत हो जाएगी। अब देखो, इनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, यदि आप उसको इधर उधर कर देंगे तो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पोजीशन चेंज का मतलब ऐसा है कि आपने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, परंतु किंतु पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है तब तो ठीक है। ठीक है, वैसे ये सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि जब आप पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब सोशल साइंस को आपने पहले लिख दिया, मैथ्स को आपने बाद में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आप ये कर रहे हैं कि यहां पे लिख दिया आपने मैथ्स और यहां लिख दिया आपने सोशल साइंस, आपने पोजीशन चेंज कर दी किसकी, परंतु आपने उनके रिस्पेक्टिव जो बार्स थे उनको चेंज नहीं किया, तो फिर समस्या हो जाएगी। इनफैक्ट कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे को मतलब वाई एक्सिस को ले आएंगे इधर और एक्स एक्सिस को भेज देंगे उधर। क्या टर्म्स बोले मैंने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सर ये क्या होता है, अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो ये वर्टिकल वाली को बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इनका कुछ नाम है, तो वाई एक्सिस है ऊपर वाली और एक्स एक्सिस है सीधे वाली। ठीक है, इनका यूज करके जब आप इनको भी अगर उलट पुलट कर देंगे तब भी जानकारी इधर उधर नहीं होती है। बस हाँ, आप जो भी उलट पुलट कर रहे हैं वो इस तरीके से करें कि पूरा का पूरा जो वो पैकेज है वो पूरा उठ के जाए। मतलब अगर मैथ्स को आप उलट पुलट कर रहे हैं तो मैथ्स पूरा का पूरा इस तरफ, साइंस पूरा का पूरा इस तरफ। यदि आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो भी चलेगा, परंतु किंतु कोशिश ये करना है कि सब में करना है, मतलब किसी एक में नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं या किसी एक पार्ट में नहीं, पूरे उसमें पूरे बार ग्राफ में कंसिस्टेंटली सेम चीज ही करनी है। अब आप ये नहीं कर सकते उदाहरण के तौर पे कि आधे में आपने बना दिए ये बार ग्राफ और बाकी आधे में आपने बना दिया पिक्टोग्राफ। तो सपोज अगर आप बॉल्स की बात कर रहे हैं तो 2 में आपने ये बना दिया और 3 में आपने ऐसे बॉल्स बना दी गोल गोल, तो ये गलत हो जाता है। आप एक जैसा ही लेके चले, सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो आपको आसानी होगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो अगर आप पोजीशन चेंज कर देंगे बार्स की तो उससे इंफॉर्मेशन कन्वे जो हो रही है वो चेंज हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा चेंज कीजिए, मतलब सब कुछ इधर उधर कीजिए। सिर्फ एक आध किसी को चेंज कर देंगे तो जानकारी गलत हो सकती है। चलिए अब हम आ गए हैं ट्राइडिस पे। कुछ सवाल है हमारे पास जिसमें हमें बोला है ड्रॉ एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हमें जो कि इस प्रकार, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि 6 महीने में कौन से जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितनी घड़ियां बेची गई हैं उनकी जानकारी यहां दी गई है। तो आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि इनको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। अब यहां पे किसके बारे में जानकारी है सर? वॉचेस के बारे में। तो मतलब एक ही चीज के बारे में जानकारी है, मतलब मैं इसमें डबल बार ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डबल बार ग्राफ में क्या होता है, 2 जानकारी होती है। ठीक है, इसमें तो एक ही जानकारी है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? तो सर ये हमने बनाया, हमारा रफ वाला ग्राफ स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, नीचे हम बना देंगे ऐसे बॉक्सेस जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे महीने के हिसाब से, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, पर इसको बनाना कैसे है तो वो सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सबसे पहले आप एक हरे रंग का कागज लीजिए जिसका नाम है ग्राफ पेपर, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, आप बनाने वाले हैं बार ग्राफ। तो बार, जब आप ग्राफ बोल रहे हैं तो भैया उसको ग्राफ पेपर पे बनाना ही उचित होता है। अब उस ग्राफ पेपर पे एक पॉइंट लीजिए कुछ इस तरीके से कि वो न ज्यादा ऊपर हो न ज्यादा नीचे हो। हाँ, राइट हैंड साइड आप, जैसे अगर आपका ये पेपर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर ये आपका पेपर है तो यहां कहीं शुरू कर सकते हैं आप, ताकि आप आसानी से पूरा टेबल बना पाए। ठीक है, और एकदम नीचे से ना शुरू करें, क्योंकि आप उस पेज में 2 ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आपके पास स्पेस होगी तो पेज को मिडिल से लगभग बांट दीजिए, मतलब फाड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे निशान लगाना है कि हाँ ये बीच का एरिया है। और एक तरफ, मतलब अगर ऐसे पेज है आपका तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 या 2 बॉक्स का गैप छोड़ के आप अपना ऐसे 2 लाइंस बनाइए, जिसमें एक होगी वाई एक्सिस और दूसरी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये होगी एक्स, ये होगी वाई एक्सिस। तो बेसिकली यहां हम इस सवाल के थ्रू सीख रहे हैं कि बार ग्राफ बनाते कैसे। आई नो आपको आता होगा, पर हम फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या क्या है सर? एक तरफ दिखाने हमें मंथ्स यानी महीने और दूसरी तरफ दिखानी है संख्या। तो ठीक है, तो जो महीने हैं उनको मैं नीचे लिख रहा हूं कि यहां पे आएंगे मंथ्स, ठीक है, और यहां पे आएगा क्वांटिटी, क्या आएगा?
क्वांटिटी, मतलब कितने वॉचेस सोल्ड हुए उनकी क्वांटिटी बताना। अब क्या यहाँ पे एक ही चीज रिप्रेजेंट हो रही है? हाँ सर, सिर्फ घड़ियां हो रही हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल सिंगल बार ग्राफ ही बनाएंगे। इसमें कैसा होगा, इसमें जबकि वो हरे हरे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, तो जीरो वाला जो होगा वो एक बॉक्स की स्टार्टिंग पे होगा, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के जो पहला बॉक्स है वहां पे आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, और इस बिल्डिंग की लंबाई कितनी होगी वो डिपेंड करेगा यहां की संख्या पे। सर जीरो के बाद तो वन आता है, तो क्या यहां पे हम वन लिखे? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करोगे तो 2500 बनाने के लिए आपको एक नहीं 15-20 रखनी पड़ेंगी आपकी वो ग्राफ शीट, एक के ऊपर एक। वैसे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, हमारे पास गणित के कुछ टूल्स हैं उनका उपयोग करेंगे। तो हम जीरो के बाद डायरेक्टली जा रहे हैं कितने पे, मान लीजिए 500 पे, ठीक है। और 500 के बाद मैं जा रहा हूं, अगला होगा 1000 पे, ठीक है। 1000 के बाद अगला मैं जाऊंगा 1500, उसके बाद 2000, उसके बाद 2500। क्या आपको ये दिख रहा है? यस सर। या मैं दोबारा नीटली बनाऊं अगर जगह लेके, तो मान लीजिए यहां पे बना रहा हूं नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा मैंने जीरो के बाद पहला 500, ठीक है, 1000, 1500, 2000 और 2500, ठीक है, ऐसा कुछ। सर लेकिन ये आएगा कैसे? तो यहां ध्यान दें, ये जो पॉइंट जहां से शुरू कर रहे हैं, ये आपके जो ग्रीन शीट ऑफ पेपर है उसमें लेफ्ट मार्जिन जो है, लेफ्ट वाले हाथ पे जो है आपके, ठीक है, वहां से 2 बॉक्स छोड़िए और एक ऐसी जगह चुनिए जहां पे वो बॉक्स स्टार्ट हो रहे हो। मतलब अंदर वैसे बॉक्स दिख रहे होंगे ना स्क्वायर स्क्वायर, तो उसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए, वो हो जाता है आपका 0। उसके बाद जो पहली लाइन आएगी आपकी जो हरी वाली है वो हो जाता है 500। उसके बाद जो दूसरी डार्क लाइन आएगी, एक एग्जैक्टली एक बॉक्स के बाद वो हो जाती है 1000। फिर तीसरी जो आएगी वो हो जाएगी 1500, एंड इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको कंप्लीट। उधर पे क्या होगा, नीचे वाली साइड, तो नीचे वाली साइड ये हो जाएगा आपका कि ये है आपका पॉइंट 0, उसके बाद एक बॉक्स का गैप, तो जो एक बॉक्स आप छोड़ेंगे उसके बाद जो एक पूरा बॉक्स है वो हो जाएगा जुलाई महीने के लिए, ठीक है। फिर एक बॉक्स का गैप, और जो अगला बॉक्स है वो हो जाएगा अगस्त महीने के लिए। फिर एक बॉक्स का गैप, और जो अगला मंथ हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, सितंबर के लिए हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसे ही आपको करते रहना है, बॉक्सेस पे बॉक्सेस बनाने हैं, और हर एक बॉक्स की इमारत अब खड़ी करनी है। अब अगर मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में बताऊं, ठीक है, मतलब पूरा ग्राफ बनाने का हम अगर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो अब आपने पीछे पूरा होमवर्क कर लिया। क्या क्या होमवर्क था? मतलब बेसिकली हमें क्या करना था, एक एक्स एक्सिस पे जाना था दिसंबर तक, दूसरा वाई एक्सिस पे मतलब खड़ी वाली एक्सिस पे 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ऐसे करना था, ठीक है। सर 0 से डायरेक्ट 500 कूद सकते हैं क्या? यदि मैं एक जैसा कूद रहा हूं, उदाहरण के तौर पे मैं 0 से 500 कूदा, कितने का गैप हुआ? 500 का। 500 से मैं 1000 कूद गया तो कितने का गैप हुआ? 500 का। 1000 से मैं 1500 कूद गया, कितने का गैप? 500 का। तो जब आपका गैप अगर फिक्स है आपके कूदते समय, तो ऐसे कूदना अलाउड है। आप ये नहीं कर सकते कि 0 से सीधा 500 कूदे, 500 से 550 आ गए, 550 से 750 आ गए, ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, आपको फिक्स गैप में जंप करना पड़ता है। तो आपका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ठीक है। तो ये 0, ये 500, 1000, 1500, ठीक है, 2000 और सबसे ऊपर आएगा 2500, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, 0 के बाद पहला बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स जो होगा वो पूरा वो है जुलाई महीने के लिए। फिर एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स होगा अगस्त महीने के लिए। फिर एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स होगा सितंबर महीने के लिए। फिर एक अक्टूबर, फिर एक नवंबर, फिर एक दिसंबर, ठीक है, एक छोड़ के एक। अब जुलाई में कितना है? जुलाई में 1000 है, तो आपको जुलाई को 1000 तक लेके जाना है। तो ये आपने जुलाई को आगे बढ़ाया ऊपर की तरफ, उसी की दिशा में। जैसे ही आपको 1000 का मार्क दिखेगा आप वहां पे उसको गिरा देंगे। तो ये आपने क्या किया, ये आपने जुलाई को 1000 दे दिए। अब नेक्स्ट अगस्त के 1500, तो आपने अगस्त के इस पॉइंट से स्टार्ट किया, 1500 तक गए, लाइन खींची ऊपर और अगस्त को बंद कर दिया, ठीक है। ये बिल्डिंग क्या बता रही है, ये बार क्या बता रहा है कि अगस्त में 1500 घड़ियां बिकी हैं। सितंबर में कितना है? 1500, तो अगस्त के बाजू में ही बिल्डिंग बनेगी लेकिन थोड़ी दूर, ठीक है।
गैप रखना है, सो डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत ज्यादा गुचड़ मुचड़ नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे गैप करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में है 2000, तो क्या करोगे सर, अक्टूबर यहां से लेकर मान लीजिए यहां तक गया, तो ये हो जाएगा कितना है अक्टूबर में 2000 है, तो 2000 तक जाइए और आपका ग्राफ इस तरीके से बनाइए, ठीक है। ये कहां तक पहुंच गया, 2000 तक पहुंच गया। ऐसे ही नवंबर में है 2500, तो फिर से एक का गैप, और दूसरे में आप बनाएंगे नवंबर में तो एक और बनेगा नवंबर का 2500 का, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट में आया दिसंबर, तो एक का गैप एक बॉक्स का, और लास्ट में आया दिसंबर, तो यहां बन गया मान लीजिए 1500। देखिए ग्राफ पेपर में आपको सब कुछ हेल्प मिलती है, वो जो बॉक्सेस हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं। एक को पकड़ो एक को छोड़ो, ठीक है। इधर पे हर एक के बाद एक एक के बाद लिखते जाओ और आपको आसानी से मिल जाएगा। और वहां पे आपको जो लाइंस होती हैं वो डार्क और हल्की होती हैं, ये बताने के लिए कि किस चीज को कहां पे खत्म करना है। तो इसको थोड़ा आप लर्न करने का प्रयास कीजिए, अच्छे से ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के ट्राई दिस भी अभी हम करेंगे, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मेरी आशा है। चलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव कर रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। अब सेकेंड क्वेश्चन है जब हमारा ट्राई दिस का, वो हमसे क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जानकारी दी है और आपको बताना है कौन सा ग्राफ एप्रोप्रिएट होगा, उसको बनाना है, ठीक है। तो जरा यहां ध्यान दें, चिल्ड्रन हु प्रिफर, तो यहां बच्चों के बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन के बारे में, मतलब आपके बारे में, कि कुछ लोग वॉकिंग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इनको और कैसे बांटा गया है, बच्चों को कैसे जानकारी दी है कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल ए, बी और सी 3 स्कूल हैं, ठीक है। इनमें कुछ स्टूडेंट्स वॉकिंग करके आते हैं, कुछ आते हैं साइकिलिंग करके, तो उसकी जानकारी हमें दी गई है। अब हमें सोचना है इसमें कौन सा ग्राफ बनाना ज्यादा सटीक होगा। अब देखने वाली बात यह होनी चाहिए कि इनमें से आपको अगर देखेंगे तो आपको वॉकिंग भी बताना है, साइकिलिंग भी बताना है और स्कूल्स भी बताने हैं, ठीक है। मतलब आपको काफी सारी जानकारी बतानी है। अब क्योंकि आपको वॉकिंग और साइकिलिंग दोनों बतानी है, ठीक है, अगर इसमें ये वाली लाइन नहीं होती, मतलब सिर्फ वॉकिंग होता, तो आप क्या बनाते, आप बनाते सिंगल बार ग्राफ, जिसमें होता कि भाई वॉकिंग से कितने बच्चे आ रहे हैं, स्कूल ए में 40, स्कूल बी में 55 और स्कूल सी में 15। अब साइकिलिंग भी इंक्लूड हो गई, तो क्या करना पड़ेगा सर, दोनों को इंक्लूड करने के लिए हमें यहां पे डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा, डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक बार होगा वॉकिंग का, एक बार होगा साइकिलिंग का, और 3 होंगे स्कूल जिनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो कहां पे कौन होगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम बनाएंगे हमारे ग्राफ का एक रफ आइडिया, तो कुछ इस तरीके से बनेगी पहले हमारी एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें स्कूल ए, बी और सी कहां पे आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि स्कूल्स के बारे में हमें बताना है। तो यहां पे आएंगे स्कूल्स, ठीक है, और यहां पे आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ, ठीक है। यहां पे कौन आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां ध्यान दें, स्कूल ए, बी, सी 3 स्कूल हैं, ठीक है, और हर एक के बारे में 2-2 जानकारी देनी। तो आप कैसे बनाओगे, आपके ग्राफ पेपर में जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि वो पहली बात तो क्या हो, बॉक्स हो, जहां पे वो बॉक्स का एंड रेक्टेंगल जो स्क्वायर बॉक्स है उसके एंड से शुरू करो, कहीं बीच में से ना शुरू करो। मेरा ये मतलब नहीं कि पेज के नीचे से एकदम कोने से शुरू करो, मतलब कहीं जहां से भी आप शुरू कर रहे हैं, पेज के मिडिल से कहीं से भी, एक बॉक्स ऐसा पकड़े जहां पे वो बॉक्स एंड हो रहा, बीच में कहीं ना हो, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के, ठीक है, पहला बॉक्स गैप छोड़ के बाकी 2 बॉक्स, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों बॉक्सेस को मिला के आप स्कूल ए के लिए यूज करोगे, ठीक है। सर 2 बॉक्सेस क्यों, क्योंकि एक बॉक्स यूज होगा वॉकिंग वालों के लिए और एक बॉक्स यूज होगा साइकिलिंग के लिए। एग्जाम्पल यहां पे वॉकिंग का है 40, साइकिलिंग का है 45, एंड इफ यू लुक एट ऑल द नंबर्स, अगर आप सारे क्वांटिटी को देख रहे हैं तो सब 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 5 के मल्टीपल से स्टार्ट करूंगा, 0 के बाद 5, फिर 10, 15, ठीक है, उसके बाद 20, 25, ठीक है, उसके बाद 30, अगर मैं y की वैल्यू और ऊपर लेके जाऊं तो 35, कहां तक जाना चाहिए, ये हो जाएगा 40 और लास्ट में 45। चलिए तो अब हमें क्या करना है, स्कूल ए में वॉकिंग वाले हैं 40 बच्चे, 40 बच्चे, तो 40 तक
एक हमारी बिल्डिंग जाएगी, ठीक है, और क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है तो इसके बाजू में ही जस्ट नेक्स्ट टू इट बिना कोई गैप छोड़े साइकिलिंग की बात होगी जो कि है 45। तो कुछ इस तरीके से आप वॉकिंग और साइकिलिंग को दर्शाएंगे। परंतु किंतु इसमें से एक को आप चाहे तो ऐसे लाइन लाइन खींच के अलग कर दे भाई, बताने के लिए कि ये वाला वॉकिंग का है और दूसरा वाला जो प्लेन वाला है वो साइकिलिंग का है। स्कूल बी के लिए क्या करेंगे, तो स्कूल बी के लिए भी सेम कितना है 55 और 25, तो इसको और ऊपर बढ़ा के फिर एक यहां पे अब एक बॉक्स का गैप छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा पास पास ना दिखे, थोड़ा दूर दूर भी दिखे। तो क्योंकि ये सेम चीज के बारे में थे इसलिए इसमें गैप नहीं हुआ, ठीक है, मतलब मान लो ये सेम घर के हैं तो इसलिए इनमें गैप नहीं है, पर वो पड़ोसी का मकान है तो थोड़ा दूरी होगा ना, बिल्कुल थोड़ी आपके घर में घुस जाएगा, थोड़ा गैप तो होगा। तो ये स्कूल बी के दो बॉक्सेस, ठीक है, जिसमें आप दोनों क्वांटिटीज को दिखाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसे ही स्कूल सी के दो बॉक्सेस जिसमें होगा 15 और 35, ठीक है। ऐसे ही आप बिल्डिंग्स बना दोगे जिसमें से पहली वाली बिल्डिंग जो कि हम वॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम कर देंगे ऐसे लाइनिंग वाला, और जो प्लेन वाली है उसको हम दिखाएंगे कि ये साइकिलिंग वाला है। वरना व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कि दोनों में से कौन सा वॉकिंग है कौन सा साइकिलिंग है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न बना के आप बता देते हैं कि ये वाला वॉकिंग का है और ये वाला साइकिलिंग का है। ऐसा आपको समझ में आ गया? यस सर, इजी था ये क्वेश्चन। यस सर, चलिए मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। खाली ध्यान क्या रखना है कि नीचे किसको लेके आना है और वाई एक्सिस पे किसको लेके आना है और कितना गैप रखना है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर किससे डिविजिबल थे 5 से, इसलिए मैंने 5 का गैप रखा। अगर होते 10 से डिविजिबल में तो 10 का गैप रखता, 2 से डिविजिबल होते 2 का गैप रखता। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंफॉर्मेशन आप डिसाइड करते हैं, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि कोई एक फिक्स गैप ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको बताना है, एक और ग्राफ बनाना है, तो ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे क्या बता रहा है आपको, बेसिकली दो टीम से, कौन कौन सी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी बहुत सारी टीम से, माफ कीजिएगा, उनके दो तरह की जानकारी दी है। एक उनकी दी है जानकारी विन परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, ठीक है, और एक दी है विन परसेंटेज इन लास्ट 10 ओडीआईस, ठीक है। मतलब बेसिकली क्रिकेट के दो अलग अलग जानकारी दी है आपको कि एक जगह पे इतनी बार जीते, दूसरी जगह पे इतनी बार जीते, आपको इसको प्रेजेंट करना है। अब यहां पे आपको साउथ अफ्रीका की दोनों जानकारी देनी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भी दोनों जानकारी देनी है। तो मतलब अब हम क्या करेंगे सर, इसको बनाने के लिए भी हमें डबल बार ग्राफ का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, डबल बार ग्राफ का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को सुलझाएंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो टीम्स हैं उन्हें आप बनाओगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और हर एक टीम के लिए दो दो बॉक्सेस, एज इन दो दो वो यूज करोगे ब्लॉक्स, एक ब्लॉक होगा इसके लिए, एक ब्लॉक होगा इसके लिए, और जितना परसेंटेज है उतना मार्क करते जाओगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें सर गैप कितना रखना है, इन सेंस की वाई एक्सिस पे कहां कहां पे नंबर्स होंगे। तो देखो नंबर्स ऐसे हैं कि परसेंटेज फॉर्म में है, तो बेहतर होगा कि आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ऐसे तक जाएं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको जो एडवांटेज होगा वो ये होता है कि एक बॉक्स में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स में आपके पास 10 लाइंस होती हैं पतली पतली, ठीक है। तो उस केस में 75, 61 ये सारे मार्क करना आसान हो जाएगा। भाई 60 के लिए डार्क लाइन है क्योंकि वो तो डिविजिबल है, उसके बाद जो पहली हल्की लाइन होगी वो होगा 61। ऐसी अगर आपको 75 बोल देगा या 76 बोल देगा तो 75 हो गई मिडिल लाइन, जो एक थोड़ी डार्क होती है। 3 तरह की लाइन होती है, एकदम पतली, एकदम ग्रीन, एकदम लाइट ग्रीन, थोड़ी डार्क और सबसे डार्क, ठीक है। तो सबसे डार्क वाली यूज करोगे बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए। उनके बीच में आती हैं थोड़ी सी हल्की डार्क लाइंस, ठीक है, उनको आप यूज करोगे 5 के लिए, मतलब सपोज 65 से 70 के बीच में है तो वो एक हल्की डार्क लाइन आ जाएगी। और उससे भी कम हल्की, एकदम लाइटेस्ट ग्रीन, वो होती है 1, 2, 3, 4 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बनाओगे डबल बार ग्राफ, ये आएगा अपना वाई एक्सिस पे वैल्यू, उसके बाद आप बनाते जाएंगे। हाँ, एक पैटर्न या डिजाइन रख लेना दोनों के लिए अलग अलग, जैसे इसके लिए भी सपोज आपने लाइनिंग वाला बना दिया और इसके लिए आपने प्लेन रख लिया, ताकि सामने वाले इंसान को समझ में आ जाए कि कौन सा किसके लिए है, ठीक है। चलिए आसान था ये भी सवाल। क्या बनाना था, डबल बार ग्राफ बनाना था, वो आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी
चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारे कुछ प्रश्न हो गए हैं खत्म, लेकिन हमें कुछ और चीजें पढ़नी जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग डेटा ना। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उदाहरण के तौर पे आपने पता लगा लिया, जैसे यहां पे दिया है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट आ गई। ठीक है, परंतु किंतु ये लिस्ट किसी काम की नहीं, क्योंकि आप हर बार बैठ के गिन नहीं सकते कि कितने बच्चों को आर्ट पसंद है, कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, और ना ही आप ये लिस्ट किसी और को दे सकते हो जब कोई पूछेगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, मतलब इसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी ने सवाल पूछ लिया विच इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड लीस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसा आप हर बार तो गिनते नहीं बैठोगे कि मैथ्स को कितने बच्चे पसंद करते हैं, साइंस को कितने करते हैं, इंग्लिश को कितने करते हैं, आर्ट्स को कितने करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे पाए। अब इसको व्यवस्थित करने की स्कीम कैसी है? तो इसको व्यवस्थित करने की स्कीम कुछ ऐसी है कि हम एक ऐसे टेबल्स बनाते हैं, और इस टाइप के टेबल्स को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें आप करते क्या है, इसमें आप जो भी जानकारी आपके पास है उससे एक व्यवस्थित तरीके से यहां पे दिखाते हैं कि भाई देखिए 7 बच्चों को आर्ट पसंद है, 5 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 6 बच्चों को साइंस पसंद है, 4 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। ये वही जानकारी है जो पिछली वाली स्लाइड में थी। जी हां, बिल्कुल ये वाली जानकारी है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो कहां ये लंबी सी लिस्ट दिख रही थी और कहां यहां पे आसानी से एक टेबल में काफी खूबसूरती से आपने उसको प्रेजेंट कर दिया एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो आपको थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट तो वो थे कि जिनके बारे में हम जानकारी जुटा रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है जिसके जो आप शायद पहली बार देख रहे हैं वो है टेलीमार्क्स। ठीक है, अब ये टेलीमार्क्स क्या होता है? तो बेसिकली बचपन में आपने जब आपने बचपन में गिनती सीखी होगी तो हमें स्टिक वाला मेथड सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5, यहां हम अपनी उंगली पे भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। कुछ इस तरीके से ही यहां पे भी आप इन स्टिक्स का यूज करके अपनी गणना करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहां पे आप देखेंगे कि 8 से कितनी बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 7 बार 8 को गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से मैं टेलीमार्क्स बना के सबको बताऊंगा कि भैया यहां पे 7 बार 8 से आया है, और फिर नंबर भी लिख दूंगा ताकि सामने वाले इंसान को कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये मेरी एक्यूरेसी के लिए होता है और ये सामने वाले को दिखाने के लिए, उनका काम आसान करने के लिए। ठीक है, देखो क्योंकि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसानी से चीजों को प्रेजेंट कर सके, वरना कोई सीखने का सेंस ही नहीं है। अगर आप डेटा को ऐसे ही प्रेजेंट कर दोगे सामने वाला इंसान बुरा मान जाएगा कि ये क्या बताया आपने, तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। पर अगर मैं ऐसे बता दूंगा कि भाई साहब 7 बच्चों को आर्ट पसंद है, तो हो सकता है स्कूल आर्ट की ज्यादा क्लासेस लगा दे या साइंस की ज्यादा क्लास लगा दे, या फिर ध्यान दे कि बच्चों को इंग्लिश क्यों पसंद नहीं है। तो इस तरीके से डेटा का उपयोग होता है। चलिए, इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं टैलीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? टैलीज। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सी वस्तु कितनी बार आई है उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब मैथमेटिक्स अगर 5 बार आया है और कोई आपसे पूछेगा कि मैथमेटिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 5 है मैथमेटिक्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या था? देखिए, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि कितनी संख्या है, कितनी क्वांटिटी है, उसको आप इनकी भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कितनी बार एक चीज आई, कोई एक विषय, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक, सपोज अगर आप खेल खेल रहे हैं तो यहां पे तो सब्जेक्ट थे, वहां पे अगर होता है कि कौन से बच्चे को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ऐसे 4 ऑप्शन थे, उन्होंने चूज किया। ठीक है, तो कौन सा स्पोर्ट कितनी बार आया, तो हर एक आइटम की, हर एक क्वांटिटी की या हर एक पर्टिकुलर थिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो आ रहा है, वो पता करना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस टेबल को क्या कहा जाता है? इस टेबल को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है, एज इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंट्री अकर्स। ठीक है, तो इस टेबल से आपको क्या मालूम चलता है, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन होगा इसके बाद तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे शायद अच्छे से। जी हाँ बिल्कुल, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, एकदम आसानी से सीखते हुए कैसे बनाना है। तो यहां पे बच्चों से पूछा गया उनके पास कौन सा एनिमल एज पेट है, और जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पे नाम है डॉग, कैट, फिश, रैबिट। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है कि नहीं, ये 4 ही नाम है। तो मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मेरा एक कॉलम होगा किसके लिए, एनिमल के लिए, कि कौन सा पेट है आपका। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं पेट कौन सा है, तो यहां पे मैं लिखा सबसे पहले डॉग। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन खींच दी, फिर मैंने लिखा कैट, फिर मैं लिख रहा हूं फिश, और सबसे नीचे लिख दिया मैंने रैबिट। यही 4 दिख रहे हैं मुझे फिलहाल, तो अगर कोई और दिखा तो मैं बाद में उसको बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इनको अलग से हम बंटवारा कर देंगे कॉलम्स का, ताकि कोई भी किसी में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, कोशिश करते हो। यहां पे हम बनाएंगे टैली मार्क्स। क्या बनाएंगे यहाँ पे, टैली मार्क्स, TALLY, ये स्पेलिंग है, ध्यान रखना, स्पेलिंग गलत मत लिखना। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब संख्या कितनी है। तो अब जैसे यहां स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो डॉग एक बार, तो मैंने इसे लिख दिया डॉग 1। जब फ्रीक्वेंसी 1 नहीं होगी, जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फाइनल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इसे बार बार लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, गंदा लगेगा इसीलिए। ठीक है, चलिए फिर कैट, कैट तो 2 बार कैट है, तो 1 2। फिर फिश कैट, तो 1 बार फिश 1 बार कैट। ठीक है, फिर रैबिट डॉग, तो 1 बार रैबिट 1 बार डॉग। फिर कैट रैबिट, तो 1 बार कैट 1 बार रैबिट। फिर डॉग कैट, तो डॉग। अब यहां ध्यान देना, कैट की 4 एंट्रीज हो गई और ये 5वीं एंट्री है, तो 5वीं एंट्री के लिए मैं ऐसे क्रॉस बना दूंगा कि भाई यहां पे 5 का बंडल बन गया है। तो 1 2 3 4 और एक क्रॉस, मतलब 5 का बंडल बन गया है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी काउंटिंग आसान हो जाती है, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऐसे आगे बनाते जाओगे तो आपको फिर से गिनना पड़ेगा, शायद गलती हो जाए। अब जैसे यहाँ पे बन गया तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे 5 है, उसके बाद आगे जो होगा वो हम गिन लेंगे। ठीक है, चलिए फिर डॉग 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 3 बार है, तो ये हो गया 1 बार, फिर ये हो गया 2 बार और ये हो गया 3 बार। ठीक है, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 5 है ये बंडल में और 1 है 6। ठीक है, फिर कैट, तो कैट है 1 बार। फिर यहां पे काऊ दिख रही है मुझे, तो मैं काऊ को भी नाम लिख लेता हूं, कि जो कि पहले अभी तक हमें नहीं दिखी थी, इसलिए क्या यहां पे काऊ है और काऊ के लिए 1। ठीक है, चलिए फिर फिश रैबिट, तो फिश और रैबिट 1 बार, तो फिश 1 बार रैबिट 1 बार। फिर डॉग कैट, फिर से एक और बार डॉग 1 बार कैट। काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। फिर डॉग कैट, तो फिर 1 बार डॉग, फिर 1 बार कैट। ठीक है, फिर कैट डॉग, फिर कैट डॉग। फिर रैबिट, तो एक रैबिट में लगा दिया हमने। फिर कैट फिश डॉग, तो कैट फिश और ये डॉग। ठीक है, अब मैंने ये जो किया इसे कैंसिल करना है, इसलिए किया ताकि कोई भी मिस ना हो जाए या फिर 2 बार काउंट ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पे कितना है देखिए, डॉग हो गए 10, कैट भी हो गए 10। ठीक है, फिश हो गया 3, रैबिट हो गया 4 और काऊ हो गया 1। ठीक है, तो यहां पे हमने इस टेबल को बना दिया, इस डेटा को बना दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए वो कितनी सारी जानकारी थी और कितने आसानी से एक छोटे से टेबल के फॉर्म में हमारे पास आ गई। और ये काफी ज्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि ये काफी चीजें बता रही है कि भाई कैट कितने, डॉग कितने हैं। यहां पे अब आपको हर बार गिनना पड़ता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मतलब डेटा को अरेंज करना अच्छे तरीके से, ताकि आप उसको प्रेजेंट कर पाए सबके सामने। ठीक है, चलिए यहां पे करो मैं स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ग्रुपिंग डेटा के बारे में हम सीखेंगे। अब आपने जो ऑर्गेनाइज किया डेटा को, उसको ग्रुपिंग करना भी होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने में एक समस्या क्या होती है, उदाहरण के तौर पे वो जो आपने किए पिछले 2 क्वेश्चन या फिर जो हमने सीखा, वो छोटे डेटा के लिए काफी है। ठीक है,
परंतु बड़े डेटा के केस में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको डेटा को ग्रुपिंग करना पड़ता है। यह भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, यह भी व्यवस्था करना ही है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। उदाहरण के तौर पर जब आप यहां देख रहे हैं तो यहां पे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और हर एक नंबर अलग अलग है। मतलब जैसे वहां पे क्या था, 4 ही ऑप्शन थे या 5 ही ऑप्शन थे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे, तो अगर आप पीछे जाएंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन थे हमारे पास, देखो, आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, 4 ही, ठीक है। अब यहां पे इस वाले में क्या थे, डॉग, कैट, फिश, रैबिट या काउ, 5 ऑप्शन थे। यहां देखिए अब नंबर्स 21, 10, 30, 22, हर एक नंबर अलग है, 32, 18, 27, 18, 28, शायद रिपीट ही ना हो रहा हो, कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है, कुछ तो बिल्कुल ही अलग हो। तो इसका वैसा वाला टेबल बनाना शायद हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा और गलती होने के चांसेस भी हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो आसपास के नंबर्स होते हैं उनको साथ में कर देते हैं एक समूह के रूप में, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग डेटा। मतलब जब आप इस जानकारी को समूह के रूप में बांट कर आसानी से लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर मैं शायद दिखा पाऊं, अगले स्लाइड में हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा ये टेबल। अब यहां पे क्या हुआ, उन्होंने 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को क्या किया, एक समूह में बांध दिया और उन वैल्यूज को एक साथ मार्क कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग मार्क कर पाना शायद मुश्किल होता, ठीक है। 10 से 20 तक का एक समूह, 20 से 30 तक का एक समूह। तो जब आप समूह बना लेते हैं तो उन सारी वैल्यूज को जो कि उस समूह के अंदर हैं उनको आप क्या कर देते हैं, इस तरह से मार्क करके जानकारी दे देते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये टेस्ट के मार्क्स थे, तो पहले आपको नहीं पता चल रहा था कि कहां के बच्चों के ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे ही आपने इस टेबल को बना दिया तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर काफी सारे बच्चों के 20 से 40 के बीच में नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब अगर टीचर को सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या ये क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया है, तो अब वो आसानी से देख सकते हैं कि भाई 20 से 40 में ज्यादातर बच्चे हैं, तो देखो, अब एनालाइज करो कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ये टीचर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना के, आप झुंड बना के, समूह बना के रख लेते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग लिख पाना, अलग अलग प्रेजेंट कर पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। अब यहां 60 वैल्यूज थी, ठीक है, अगर 60 में से 30 भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब 30 रिपीट हो रही है, 30 नहीं हो रही, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो क्या हो जाता, आपको 30 वैल्यूज को बनाना पड़ता, जो कि एक बहुत बड़ा टेबल बन जाता और काफी दिक्कत आपको आ सकती थी, ठीक है। जब संख्या कम हो, 4 ही डिटेल्स हो, 4 ही चीजें हो, 4 हो, 5 हो, तो आप कर सकते हैं। परंतु जब ऐसे 60 बच्चों के बारे में हो तो ऐसे टेबल बनाना ज्यादा आसान होता है। अब कुछ चीजें जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए, सबसे पहले इस टाइप के टेबल को आप क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर उसमें और इसमें क्या फर्क था, उसमें ग्रुप्स नहीं थे इसलिए उसका नाम था केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। यहां पे क्योंकि आप समूह बना रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या है, पहला लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। अब इसमें ये जो एक आपने जो ग्रुप बनाया ना, इसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास, ठीक है। क्या हम बोलते हैं, तो कोई पूछेगा 10 से 20 क्या है यहां पे, तो 10 से 20 एक क्लास है, एक समूह है, ठीक है। अब इसमें जो नीचे की वैल्यू, मतलब जो कम वाली वैल्यू है, उसे आप बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट, मतलब निचली वो कहते हैं उसको सीमा, ठीक है। और जो ऊपर की वैल्यू है, मतलब जो बड़ी वैल्यू, उसको आप बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट, मतलब ऊपर की सीमा। तो जो इसमें जो भी जानकारी होगी, जितनी भी ये संख्या है, ये 10 से बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी, ठीक है। इसके बाहर नहीं हो सकती, ऐसा पक्का होगा। अगर इसके बाहर जाएगा तो मतलब आपने कुछ गलत ड्रॉ किया है। तो 10 से 20 के बीच में क्या होना चाहिए भाई, सारी वैल्यूज 10 से 20 के बीच में ही होनी चाहिए। फिर से जो निचली है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो बड़ी है, जो ज्यादा है, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसीलिए इनका नाम है, लोअर मतलब होता है नीचे, अपर मतलब होता है ऊपर। तो लोअर लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट। अगर आपको और तरीके से याद करना है
तो भैया जब आप रेलगाड़ी में जाते हैं, छुक गाड़ी में, उसमें भी जो नीचे की सीट होती है उसको लोअर सीट बोलते हैं, जो ऊपर की सीट होती है उसको अपर सीट बोलते हैं, है कि नहीं? तो बस वैसा ही है, जो नीचे का है उसको लोअर, जो ऊपर का है उसको अपर लिमिट कहा जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्लास विड्थ या साइज। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है? तो यहां पे विड्थ, क्लास विड्थ या क्लास साइज का मतलब है कि इनके बीच का गैप कितना है, इनका साइज कितना है। ठीक है, तो क्लास साइज या विड्थ का मतलब होता है कि जो आपने रखा है ब्रैकेट, ये जो आपने समूह बनाया है, इसका गैप कितना है। तो 20 माइनस 10 कर देंगे आप, तो आपको विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? विड्थ मिल जाएगा। तो इसकी विड्थ कितनी होगी? 10 होनी चाहिए। और अक्सर विड्थ को एक जैसा ही रखा जाता है, जैसे कि यहां पे है कि 10-10 के गैप पे सब चल रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? यस सर। अब एक शंका जो मेरे मन में आ रही है कि सपोज किसी विद्यार्थी के 20 नंबर आए हैं। ठीक है, किसी विद्यार्थी कितने नंबर आए हैं? 20। तो आप मुझे यह बताइए कि उसका नाम इधर लिखा जाएगा या इधर लिखा जाएगा, क्योंकि 20 तो दोनों जगह पे है। ठीक है, और अगर आप दोनों जगह लिख देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो किस जगह लिखना पड़ेगा? दोनों जगह तो नहीं लिख सकते। तो अब आप सोच के मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं। हाँ, ऊपर काय को ऊपर, नीचे क्यों नहीं? क्या रीजन हो सकता है? देखिए, अब यहां पे होता यह है कि भाई, क्योंकि इस तरह का सवाल किसी के मन में भी आ सकता है, इसलिए गणित में यह नियम है कि हमेशा अगर ऐसा कुछ वैल्यू है जो कि दोनों जगह पे आ रहा है, तो आप इधर लिखते हैं जहां पे वो शुरू हो रहा है। मतलब अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं तो उसकी गिनती इस वाले में की जाएगी, इसमें नहीं की जाएगी। अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए हैं तो उसकी गिनती यहां की जाएगी, यहां नहीं की जाएगी। अगर किसी के 50 आए हैं तो 50 की गिनती यहां आएगी और यहां नहीं आएगी। मतलब गिनते समय जो निचली सीमा है उसे आप ध्यान में रखते हैं, ऊपर की सीमा को आप नहीं रखते हैं ध्यान में, मतलब वो काउंट नहीं की जाती है, उस समूह का हिस्सा उसे नहीं माना जाता है। 20 से पहले की जितनी वैल्यूज है वो सब हो जाएंगी, परंतु 20 नहीं होगा। किसमें? इसमें। और इसमें 20 होगा लेकिन 30 वाली वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट 30 जो है वो नहीं आएगा, उससे कम की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपको समझ में आ गया? यस सर, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आपको विड्थ वगैरह भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस पे थोड़ी और जानकारी हम ले लेते हैं। ट्राइडिस के फॉर्म में एक सवाल सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें दिया है कि यहाँ पे कुछ जानकारी दी है कि लोगों की क्लास इंटरवल दिया है, लोगों की इनकम, डेली इनकम दी है व्यक्ति की। अब डेली इनकम किसी के 123 रुपए, किसी के 120 रुपए, किसी के 118 रुपए ऐसे हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए, ऐसे ग्रुप बना दिए, जैसे कि यहाँ पे 100 से 125 है, फिर यहाँ पे 45 कितना है, 125 150 है, ताकि आप आसानी से उन सबको एक समूह में बांधकर बता पाएं कितने लोगों की कितनी इनकम है। तो उस आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, समूह बना दिए, क्योंकि ऐसी चीजों को अलग अलग प्रेजेंट करना, अलग अलग दिखाना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब व्यवस्थित नहीं लगेगा, बहुत बड़ा टेबल बनेगा और जानकारी गिनने में व्यक्ति को काफी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कितने कर्मचारी हैं? 550 कर्मचारियों का यदि आप अलग अलग सबकी इनकम का एक टेबल बनाएंगे तो कितना बड़ा बनेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग समूह में बांध दिया ताकि आसानी से आप पूरा काम कर पाए। अब इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। आपको इस क्लास इंटरवल का साइज बताना है। साइज का मतलब गैप कितना है, विड्थ कितना है। और विड्थ कैसे निकालते हैं, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो 125 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी विड्थ, जो कि आ रही है 25। और एक बार हम चेक भी कर लेंगे आगे के सब में कि यही वैल्यू आ रही है या फिर नहीं। यहां देखें 125 से 150, जी हां 25 का गैप है। बीच में कहीं देख लें 200 225, 25 का गैप है। 250 से 275, 25 का गैप है। तो जी हां, क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी, क्लास साइज कितना हो जाएगा, 25। तो साइज का मतलब है गैप कितना है, विड्थ कितना है, उस समूह की कितनी उस समूह में चीजें आ रही हैं। तो 25 आ रही हैं, क्योंकि 100 से लेकर 125 तक सारी वैल्यूज, सारी सैलरीज एक जगह पे समूहित हो गई, एक जगह पे मिला दी गई है। चलिए
अगला प्रश्न, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे ज्यादा किसकी संख्या, किसकी मात्रा है। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो 140 है सबसे बड़ी मात्रा, मतलब 140 कर्मचारियों की, 140 वर्कर्स की सैलरी कितनी है 20 से, ये देखो 140 वर्कर्स की सैलरी है 200 से 225। तो जब आपसे बोल रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो पूछ रहा है कि किस समूह में सबसे ज्यादा लोग हैं। तो 140 लोग हैं किस समूह में, 20 से 200 से 225 के बीच में। तो क्या लिखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो 200 से 225 वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, इस संख्या में, इस समूह में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी वो संख्या के बीच में है, 200 से अधिक 225 से कम। चलिए, अब विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम लोग किस में है। तो यहां देख ली, सबसे कम मुझे दिख रहा है 20, कितना 20 लोग हैं। और क्या है उनकी सैलरी, सबसे कम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, पैसों के मात्रा में नहीं देखना है, अभी खाली क्वांटिटी में देखना है कितने लोग हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो 20 है फ्रीक्वेंसी और कितने लोग हैं, 300 से 325 वाले हैं ये लोग। तो 300 से 325 रुपए कमाने वाले लोग सबसे कम है, जो कि है 20, बाकी सारी संख्या ज्यादा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे कम आने वाली संख्या। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कई बार यही सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को या फिर सबसे ज्यादा सैलरी किस संख्या को मिल रही है, किस ग्रुप को, किस समूह को मिल रही है। तो कौन सा समूह है वो, 200 से 225 वाला। या फिर किस समूह को सबसे कम लोग हैं उस समूह में। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है कि मतलब किस समूह में सबसे कम लोग हैं सैलरी पाने वाले। तो 300 से 325 वाला जो समूह है उसमें सबसे कम लोग हैं, बाकी सब में लोग ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द क्लास 250 है 275। तो ये तो आपको टेबल में देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं पे जवाब मिल जाएगा। अपर लिमिट मतलब ऊपरी संख्या। ठीक है, अब इन दोनों में से ऊपरी संख्या कौन सी हो जाएगी सर, 275 हो जाएगी। तो 275 है यहां पे अपर लिमिट। अगर आपसे लोअर लिमिट पूछते तो क्या होता आपका जवाब, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, फिफ्थ पार्ट है, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन से दो समूह की संख्या अर्थात नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर हैं, कौन से दो समूह की। तो जो मैं यहां देख पा रहा हूं कि 35 एक बार इधर है, नहीं हो पाएगा, 55 50, 55 दो जगह पे है। ठीक है, अब आपको ये दोनों समूह बताने हैं। तो एक समूह है 150 से 175 का, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है 225 से 250 वाला। ठीक है, तो कौन से सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो एक है 150 से 175, ठीक है, और दूसरा है 225 से 250। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि 150 से 175 वाले हो गए 55 लोग, 225 से 250 वाले हो गए 55 लोग। तो इस तरीके से हुआ ये कि आपको दोनों मिल गए। और क्या था यहां पे सवाल की दोनों की फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों की संख्या। ठीक है, दोनों के कितने लोग हैं उसकी संख्या कितनी है, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे देखा जाए तो ये भी संख्या है, पर फिलहाल इस टेबल के लिए ये पैसे हैं। ठीक है, यहां पे संख्या मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ये हो जाती कितने लोग हैं। ठीक है, वो डिफरेंस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। शब्दों का उपयोग लगभग सेम ही होता है, परंतु कहां आप क्या कहना चाह रहे हैं उसका फर्क समझना पड़ेगा सवाल पढ़ते समय और जवाब देना पड़ेगा। ये सारे सवाल आसान थे, समझ में आ गए। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं जहां पे आपको सिर्फ ऐसे टेबल देख के आंसर देना होता है, परंतु टेबल बनाना भी हमें आना चाहिए। और वो प्रैक्टिस होगी हमारी इस सवाल में, जहां पे हमारे पास डेटा दिया है कि एक कंस्ट्रक्ट, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, जहां पे आपको वेट्स दिए हैं और इस तरीके से क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने पहले से बता दिया कि आपको समूह बनाने हैं, तो क्या हम इनको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे सर। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ग्रुप हमें बना के दिए हैं। और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मैंने यहां पे आपके लिए एक टेबल बना दिया है।
इसी टेबल में हम अपना काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरफ क्या होगा, यहां पे आएगा क्लास, ठीक है, यहां पे आएगा टैली मार्क्स और लास्ट में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, जो मैं पूरी नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह कम है और आलस भी है। चलिए, क्लास उन्होंने पहले से बता दिया कहां से शुरू होगा सर, 30 to 35, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 35 to 40, उसके बाद 40 से 45, उसके बाद 45 से 50 होना चाहिए, 50 से 55 होना चाहिए, 55 से 60 होना चाहिए, 60 से 65 होना चाहिए और शायद सबसे बड़ी वैल्यू है 65 और वो यहां काउंट नहीं होगी क्योंकि अपर लिमिट में आप काउंट नहीं करते, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि 65 से 70। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले कहां से करेंगे, तो दो दो करके चलिए, 40 और 38। तो पहले हम 40 को मार्क करेंगे, फिर से 40 क्या है, दो जगह पे आने वाला है, लेकिन क्योंकि हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते इसलिए 40 यहां पे आएगा। 38 तो क्लियरली बीच में है इसलिए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगला 33 और 48, 33 कहां आएगा, ऊपर इधर, और 48 कहां पे आ जाएगा, इधर। ठीक है, 60 और 53, 60 फिर से दो जगह है, कोई भी बुला सकता है, परंतु हम किस में लिखेंगे उसको, इधर लिखेंगे। ठीक है, 60 और 53, तो 50 से लेकर 53 ये हो जाएगा। चलिए 31 और 46, 31 कहां आएगा, इधर, 46 कहां आएगा, इधर। चलिए उसके बाद हम करेंगे 34, 36, तो देखिए 34 आएगा इधर और 36 आएगा इधर। चलिए उसके बाद फिर 49, 41, 49, 41, 49 आएगा इस तरफ, 41 आएगा इधर। 55, 49, 55 फिर से कहां आएगा, लोअर लिमिट में, निचली संख्या में, अपर लिमिट में नहीं होगा। ठीक है, 55 और 49 था तो 49 आएगा यहां पे। चलिए 65, 42, 65 सबसे नीचे क्योंकि 65 रिपीट हो रहा है और लोअर लिमिट में काउंट होगा। 42 कहां पे आएगा, तो 40 के बाद आता है इसलिए 42 इधर पे आएगा। 44, 47, अब 44 आएगा इधर, 47 आएगा इधर, और क्योंकि पांचवी संख्या थी इसलिए हमने उसके बंडल को ऐसे क्रॉस करके बांध दिया। ठीक है, चलिए बस दो और हैं, 38 और 39, तो 38 आएगा इधर, 39 भी आएगा इधर। तो इस तरीके से हमारा पूरा टेबल बन जाता है, परंतु किंतु अभी हमें फ्रीक्वेंसी लिख के खत्म करना है हमारे टेबल को। चलिए यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4, बंडल यहां पे आएगा फिर से 4, यहां बंडल बना है तो 5, यहां पे आएगा 1 1 1 1। ठीक है, एक बार चाहें तो आप गिन सकते हैं कितने हो जाएंगे ये, तो 5 और 4 9, 1 10, 4 और 3 7, 8 9 10, तो संख्या है 20। एक बार यहां पे गिन लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो शायद कुछ गलती ना हो जाए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इधर पे भी 20 संख्याएं थी, हमारे टेबल में भी 20 संख्या है, मतलब हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो इस तरीके से आप अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं, और ये स्पेशल है क्योंकि यहां पे आपने ग्रुप्स में बनाया है, तो इट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सी चीज ध्यान रखनी है कि कोई नंबर रिपीट ना होने पाए। 50 को आप दो जगह पे नहीं मार्क करेंगे, एक ही जगह पे मार्क करेंगे, कहां पे, लोअर लिमिट में। ठीक है, मतलब जहां पे वो शुरू कर रहा है वहां पे, जहां पे वो खत्म कर रहा है वहां पे नहीं। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखा है तो ट्रेन में क्या आसान होता है, ऊपर चढ़ना आसान होता है कि नीचे वाली सीट पकड़ना आसान होता है। सर नीचे वाली सीट पकड़ना आसान होता है, भले मजा ऊपर वाली में आता है पर नीचे सीट पकड़ना आसान होता है कि नहीं। वैसे ही तो नंबर को भी ऊपर की सीट पकड़ने में तकलीफ होगी, इसलिए नीचे वाली सीट को पकड़ के चुपचाप बैठ जाएगा। समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अग्रसर, मतलब आगे। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के अंत की तरफ, परंतु वीडियो के अंत से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एकदम अच्छे से फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारा कंटेंट अलग अलग क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा यह होगा कि आपको यहाँ न सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की किताब मिलती है, परंतु एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर जैसी किताबें, एक्स्ट्रा लर्निंग जैसे ऑप्शंस आसानी से मिल जाते हैं, जहां पे आप केवल एनसीईआरटी के अलावा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको आसानी से पढ़ सकते हैं।
और न सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट की बल्कि 2-3 सब्जेक्ट की मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे मैथ साइंस दोनों की एग्जाम्पल आपको एक ही जगह पे मिल जाती है ताकि आप आसानी से पढ़ाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 की यहाँ पे एग्जाम्पलर है साइंस की, मैथ्स की भी है। मैथ्स की हम लोग अभी आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं आसानी से चैप्टर्स के साथ और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब आप चैप्टर्स का खोलते हैं कोई भी एक टैब पे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोस मिलते हैं ताकि आप अपनी एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर पाए, न कि हमारे हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। चैप्टर्स के अंदर भी हमने आपके वीडियोस को अलग अलग बांट दिया है ताकि आपको कोई भी वीडियो देखना हो, किसी भी समय देखना हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, सब हमारे वीडियोस में बाइफरकेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे एमसीक्यूज अलग कर दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं। तो यदि आपका एग्जाम अगर एमसीक्यू है तो आप एमसीक्यू को पढ़ लीजिए, यदि सब्जेक्टिव है तो आप वो पढ़ लीजिए, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और एकदम जैसे यूट्यूब चलता है उसी तरीके से चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वीडियो खुल जाएगा जहां पे आप पूरा वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ तो एड्स भी कम आती हैं, डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है, तो एक ये पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको जरूर यूज कीजिए और अपना फीडबैक हमें बताइए, हम इसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं हमेशा के लिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली हमारा जो 5th चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, उसको शुरू किया था, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ बनाना सीखा और उन्हें सॉल्व करना भी सीखा। अगले वीडियो में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको वहां पे हिस्टोग्राम पढ़ाएंगे एवं आपकी जो प्रथम एक्सरसाइज है 5.1 उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है आपको ये पता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तब तक ले रेगुलरली पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।